नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आई.के. त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं। एलटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और विभिन्न राज्यों की इसी तरह की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए प्लेटो एक महत्वपूर्ण टॉपिक या चिंतक के रूप में आपके पाठ्यक्रम में शामिल होता है और हर परीक्षा में शिक्षक वर्ग की हर राज्य की और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में लगभग हर बार प्लेटो पर कम से कम एक या एक से अधिक प्रश्न आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। वास्तव में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का उल्लेख जो किया था उसके पहले यूनान में कई न्याय सिद्धांत प्रचलित थे और वो न्याय सिद्धांत सोफिस्ट विचारकों के द्वारा दिए गए थे। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में उन न्याय सिद्धांतों का खंडन करके अपना न्याय सिद्धांत दिया है। तो इस तरह से क्या बात आती है कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है वो न्याय सिद्धांत उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दिया है। रिपब्लिक में इस न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया है और प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का इतना विस्तार से वर्णन किया है कि इस रिपब्लिक ग्रंथ का दूसरा नाम कंसर्निंग जस्टिस पड़ गया है। इस रिपब्लिक ग्रंथ का दूसरा नाम पड़ा है कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस या हिंदी में इसे कहते हैं न्याय मीमांसा। इसका दूसरा नाम क्या है? न्याय मीमांसा या न्याय के लिए। इसका एक और नाम है न्याय के लिए। न्याय के लिए। तो इस तरह से प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया है वो उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दिया है और रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का इतना विस्तार से वर्णन किया कि इस ग्रंथ का दूसरा नाम कंसर्निंग जस्टिस पड़ गया। न्याय मीमांसा या न्याय के लिए पड़ गया इस ग्रंथ का दूसरा नाम। तो इस ग्रंथ में प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है वो हमने जैसे कि अभी आपको बताया कि अपने समय के पहले के न्याय सिद्धांतों का खंडन करके दिया। तो हम थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं कि प्लेटो के पहले के न्याय सिद्धांत कौन कौन से थे और किसने किसने दिए थे। तो वास्तव में प्लेटो के पहले के जो न्याय सिद्धांत थे उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन न्याय सिद्धांत बहुत प्रचलित थे। कौन कौन से? पहला था न्याय का समझौतावादी सिद्धांत। प्लेटो के पहले जो न्याय सिद्धांत प्रचलित थे उनमें सबसे प्रमुख था न्याय का समझौतावादी सिद्धांत। न्याय का समझौतावादी या सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। आप ध्यान दीजिएगा, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत हाब्सबर्ग रूसो ने दिया है, लेकिन न्याय की उत्पत्ति का या न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत दिया है ग्लांकन ने। ये सिद्धांत दिया ग्लांकन ने। और ग्लांकन एक सोफिस्ट विचारक था। ग्लांकन क्या कहता है कि न्याय वास्तव में भय का शिशु है। न्याय भय के कारण ही उत्पन्न होता है और न्याय का स्रोत भय है। ग्लांकन ने क्या कहा? इसने कहा दो बातें और वास्तव में दोनों एक ही अर्थ रखती हैं। पहली बात क्या थी? न्याय
भय का शिशु है, न्याय भय का शिशु है, न्याय भय का शिशु है। एक बात उसने कही, अर्थात भय से ही न्याय उत्पन्न होता है। और दूसरी बात उसने क्या कही थी, उसने कहा न्याय का स्रोत भय है, न्याय का स्रोत भय है। वो कहता है न्याय का स्रोत भय है, ये कहा ग्लांकन ने। और उसने न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत दिया था। दूसरा एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत था न्याय का, वो था न्याय का परंपरागत सिद्धांत। ये कौन सा था? न्याय का परंपरागत सिद्धांत, न्याय का परंपरागत सिद्धांत या न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत, ये सिद्धांत जो था ये तत्कालीन यूनान में जो परंपराएं प्रचलित थीं उन पर आधारित था। लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इसका प्रतिपादन सिफालस ने किया था, इसका प्रतिपादन सिफालस ने किया था। सिफालस क्या कहता था? वो कहता था सदा सत्य बोलना न्याय है और समय पर अपना ऋण चुका देना न्याय है। वो दो बातों को न्याय मानता था। क्या क्या? पहला, सदा सत्य बोलना न्याय है। इसके अनुसार न्याय क्या था? सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना न्याय है। और दूसरी बात ये क्या कहता था? दूसरी बात कहता था ये समय पर अपना ऋण चुका देना न्याय है। कहता था समय पर अपना ऋण चुका देना न्याय है, समय पर अपना ऋण चुका देना न्याय है। ऋण चुका देना न्याय है। ये बातें सिफालस ने कही। उसने कहा कि न्याय वास्तव में क्या है? सदा सत्य बोलना न्याय है। और दूसरी बात क्या है? समय पर अपना ऋण चुका देना न्याय है। सिफालस का पुत्र पोलीमार्कस था। पोलीमार्कस कहता है नहीं, ये न्याय नहीं है। अर्थात उसने न्याय के परंपरावादी सिद्धांत में संशोधन कर दिया। इसके सिफालस के पुत्र पोलीमार्कस ने इस न्याय के परंपरावादी सिद्धांत में संशोधन कर दिया। वो कहता है कि न्याय ये नहीं है कि समय पर अपना ऋण चुका दें तो न्याय है, हमेशा सत्य बोलें तो न्याय है। उसका कहता है न्याय ये नहीं है। वो कहता है न्याय वास्तव में ये कला है। और कैसी कला है? जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करने की कला न्याय है। सिफालस क्या कहता है कि सदा सत्य बोलना न्याय है और समय पर अपना ऋण चुका देना न्याय है। लेकिन इसका पुत्र पोलीमार्कस जो है वो कहता है कि पोलीमार्कस कहता है कि न्याय जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करने की कला है न्याय। अर्थात मित्र के साथ अच्छा व्यवहार और शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करना ही न्याय है। पोलीमार्कस ने कहा कि मित्र के साथ भलाई और शत्रु के साथ बुराई ही न्याय है। वो कहता है मित्र के साथ भलाई, मित्र के साथ भलाई तथा शत्रु के साथ बुराई ही न्याय है, तथा शत्रु के साथ बुराई अर्थात बुरा बर्ताव ही न्याय है, बुराई ही न्याय है। ये कहता है पोलीमार्कस। और पोलीमार्कस कौन था? ये सिफालस का पुत्र था। इसने सिफालस के परंपरावादी न्याय सिद्धांत में संशोधन कर दिया था। इसके बाद एक न्याय का एक और बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है, वो है न्याय का उग्रवादी सिद्धांत।
और ये उग्रवादी सिद्धांत जो था, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था थ्रेसीमेकस ने। थ्रेसीमेकस क्या कहता था? ये कहता था शक्तिशाली का हित ही न्याय है या सबल का हित ही न्याय है। वो कहता था कि शक्तिशाली जो चाहता है उसी के अनुरूप वह लोगों से आचरण करवा लेता है और वो ही न्याय कहलाता है। वो कहता है कि इस दुनिया में, इस विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है शासक या राजा या सरकार, और सरकार ऐसे नियम बनाती है, ऐसे कानून बनाती है जो कि उसके हित में हो, और उन्हीं नियमों का पालन करना ही न्याय कहलाता है। लेकिन वो नियम वास्तव में शक्तिशाली के हितों को पूरा करने वाले होते हैं। तो इस तरह से शक्तिशाली का हित पालन करना या सबल का हित पालन करना ही न्याय है। तो थ्रेसीमेकस ने क्या कहा? सबल का हित ही न्याय है। इसने कहा था सबल का हित ही न्याय है। इसने क्या कहा? सबल का हित ही न्याय है। सबल का हित ही न्याय है, ही न्याय है। ये किसने कहा? थ्रेसीमेकस ने कहा। थ्रेसीमेकस ने कहा। तो इस तरह से प्लेटो के पहले ये 3 न्याय सिद्धांत प्रचलन में थे। कौन से? न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, दूसरा न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, और तीसरा न्याय का उग्रवादी सिद्धांत। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बताते हैं। तो इस तरह से प्लेटो ने क्या किया? उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में, जिसको उसने डायलॉग्स के रूप में लिखा था, संवाद के रूप में लिखा था, उसमें उसने इन तीनों न्याय सिद्धांतों का खंडन किया, और इन तीनों न्याय सिद्धांतों का खंडन करके उसने अपना न्याय सिद्धांत दिया। प्लेटो कहता है कि वास्तव में ये न्याय नहीं है। वो कहता है कि ये सब न्याय नहीं है। न्याय वास्तव में क्या है हम बताते हैं। प्लेटो कहता है कि न्याय वास्तव में क्या है ये हम बता रहे हैं, इसको हम समझ लेते हैं। प्लेटो ने कहा कि वास्तव में मानव आत्मा के 3 लक्षण होते हैं। प्लेटो कहता है कि मानव आत्मा जो होती है या मनुष्य जो होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो 3 लक्षणों से प्रभावित होता है। अर्थात मानव आत्मा के 3 लक्षण होते हैं। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो कहता है कि मानव आत्मा के 3 लक्षण होते हैं। इसने क्या कहा? मानव आत्मा के 3 लक्षण होते हैं। मानव आत्मा के 3 लक्षण होते हैं। के 3 लक्षण होते हैं। तीन लक्षण होते हैं। कौन कौन से 3 लक्षण उसने बताए उसको हम देख लें। पहला लक्षण उसने क्या बताया? इच्छा या तृष्णा। इच्छा या तृष्णा। इच्छा या तृष्णा। दूसरा क्या बताया उसने? भावना या मनोवेग। भावना या मनोवेग। भावना या मनोवेग। और तीसरा लक्षण क्या बताया उसने? तीसरा लक्षण बताया उसने ज्ञान या बुद्धि। तीसरा लक्षण बताया उसने ज्ञान या बुद्धि। प्लेटो कहता है कि ये तीनों लक्षण जो होते हैं ये प्रत्येक मनुष्य में होते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में इच्छा भी होती है, भावनाएं भी होती हैं और उसमें बुद्धि भी होती है। लेकिन वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में तीनों लक्षण होते अवश्य हैं, लेकिन कोई एक लक्षण बहुत अधिक होता है, बाकी कोई एक लक्षण अधिक होता है और बाकी लक्षण कम होते हैं। वो कहता है कि जिसमें जो लक्षण अधिक होगा
उसी लक्षण के अनुरूप वह व्यक्ति व्यवहार करेगा। वो कहता है कि जो लक्षण अधिक होगा उसी के अनुरूप वह व्यवहार करेगा। वो कहता है कि मान लीजिए प्लेटो के अनुसार किसी व्यक्ति में संपूर्ण लक्षण जो हैं वो इतने हैं, कुल लक्षण इतने हैं। अब इसमें अगर किसी व्यक्ति में इच्छा अधिक मात्रा में है, मान लीजिए हम इसको इस तरह से ले लेते हैं, इच्छा या तृष्णा अधिक मात्रा में है, तो शेष दो लक्षण इस मनुष्य में होंगे अवश्य, लेकिन वो कम मात्रा में होंगे। जैसे उसमें भावना जो है वो कम होगी और बुद्धि उस भी कम होगी, लेकिन उसमें इच्छा या तृष्णा अधिक है। क्योंकि प्लेटो ने क्या कहा कि प्रत्येक मनुष्य में तीनों लक्षण होते हैं, लेकिन कोई एक लक्षण प्रबल होता है, शेष दो लक्षण अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो प्लेटो कहता है कि जिस लक्षण की प्रबलता होगी उसी लक्षण के अनुरूप व्यक्ति वर्ग बनाएगा और उसी के अनुरूप एक सद्गुण उत्पन्न हो जाएगा। वो कहता है कि जिसमें इच्छा अधिक होगी वह व्यक्ति व्यापार का कार्य करेगा, अर्थात व्यापारी वर्ग में शामिल होगा, या उत्पादन का कार्य करेगा अर्थात उत्पादक वर्ग में शामिल होगा। तो उसने कहा कि जिसमें इच्छा अधिक होगी उससे संबंधित एक वर्ग बन जाएगा, और वो वर्ग कौन सा होगा? उत्पादक वर्ग या व्यापारी वर्ग। उत्पादक वर्ग या व्यापारी वर्ग, या व्यापारी वर्ग। साथ ही प्रत्येक लक्षण से एक सद्गुण भी उत्पन्न हो जाएगा। वो कहता है कि अगर किसी में इच्छा बहुत अधिक है तो उसमें जो सद्गुण उत्पन्न होगा वो सद्गुण कौन सा होगा? वो सद्गुण होगा संयम का सद्गुण। वो होगा संयम का सद्गुण, क्योंकि उत्पादन या व्यापार का कार्य करने के लिए संयम की आवश्यकता बहुत होती है। तो यह सद्गुण अपने आप उत्पन्न होता है। जिसमें इच्छा अधिक होगी, तृष्णा अधिक होगी, वह व्यक्ति व्यापार का कार्य करेगा या उत्पादन का कार्य करेगा, उत्पादक वर्ग में शामिल होगा और इससे संबंधित एक सद्गुण उत्पन्न होगा। वो कौन सा होगा? संयम का। अब प्लेटो कहता है कि लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसमें भावना अधिक हो, इच्छा और ज्ञान अपेक्षाकृत कम हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति जो होगा वो सैनिक का कार्य करेगा और यह सैनिक वर्ग में शामिल होगा। इससे संबंधित एक सद्गुण भी उत्पन्न होगा। वो कौन सा होगा? साहस का, क्योंकि साहस सैनिक के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो वो कहता है कि जिसमें भावना अधिक होगी वो वास्तव में सैनिक वर्ग में शामिल होगा और उसमें एक साहस रूपी सद्गुण उत्पन्न होगा। तो इसको भी हम एक उदाहरण से देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में संपूर्ण लक्षण ये है। अब प्लेटो के अनुसार अगर उसमें भावना रूपी लक्षण की प्रबलता है, इसकी प्रबलता है अर्थात भावना या मनोवेग ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा? इच्छा अपेक्षाकृत कम होगी, ज्ञान भी या बुद्धि भी कम होगा। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ज्ञान ये कम, इच्छा भी कम और उसमें भावनाएं अधिक हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ये सैनिक वर्ग में शामिल होगा। ये सैनिक वर्ग में शामिल होगा। इससे संबंधित वर्ग कौन सा होगा? सैनिक वर्ग होगा। और इससे संबंधित एक सद्गुण भी उत्पन्न होगा। और ये सद्गुण कौन सा होगा? ये सद्गुण होगा साहस का सद्गुण। ये सद्गुण होगा साहस का सद्गुण। तो इस तरह से प्लेटो ने क्या कहा कि जिसमें भावनाएं अधिक हैं वो सैनिक वर्ग में शामिल होगा और उसमें साहस रूपी सद्गुण उत्पन्न होगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति कोई ऐसा हो सकता है जिसमें ज्ञान या बुद्धि अधिक हो और उसमें भावनाएं और इच्छा अपेक्षाकृत कम हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या रहेगा? ऐसा व्यक्ति दार्शनिक वर्ग में शामिल होगा। और वो कहता है कि दार्शनिक को ही राजा बनना है या शासक बनना है, अर्थात ऐसा व्यक्ति शासक वर्ग को बनाएगा या उसमें शामिल होगा। और इससे संबंधित जो सद्गुण उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? विवेक का। इसे भी हम समझ लें इसी तरह के उदाहरण से। मान लीजिए किसी व्यक्ति में संपूर्ण लक्षण ये है, संपूर्ण लक्षण है। अब उस व्यक्ति में ज्ञान की प्रबलता है या बुद्धि की प्रबलता है। बुद्धि अधिक है। अब बुद्धि अधिक है लेकिन इसमें भावनाएं उसकी तुलना में कम है या मनोवेग कम है और इच्छा भी अपेक्षाकृत कम है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा? यह होगा दार्शनिक। और
प्लेटो के अनुसार दार्शनिक ही शासक होंगे, अर्थात दार्शनिक या शासक वर्ग में ये शामिल होगा। अर्थात इसका वर्ग कौन सा होगा? इसका वर्ग होगा दार्शनिक वर्ग या शासक का वर्ग। और इससे संबंधित जो सद्गुण होगा, ये सद्गुण कौन सा होगा? ये होगा विवेक का सद्गुण। विवेक का सद्गुण। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि प्लेटो ने जो बात कही, प्लेटो ने क्या कहा कि मानव आत्मा के 3 लक्षण होते हैं, इच्छा, भावना और बुद्धि। और इन 3 लक्षणों के आधार पर 3 वर्ग बनते हैं। कौन से? उत्पादक या व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक या शासक वर्ग। और वो कहता है इन 3 लक्षणों के आधार पर 3 सद्गुण भी उत्पन्न होते हैं। कौन से सद्गुण? एक संयम का सद्गुण, दूसरा साहस का सद्गुण और तीसरा विवेक का सद्गुण। अर्थात प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 लक्षण और 3 वर्ग, और ये इनसे 3 सद्गुण उत्पन्न हो रहे हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम इसको आगे और समझाते हैं। फिर हम इसे थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। फिर से हम इसे थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। अब क्या स्थिति है? प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 लक्षण, और तीनों लक्षणों से 3 वर्ग बन रहे हैं और 3 सद्गुण उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसे हम फिर से थोड़ा व्यवस्थित कर लें। प्रत्येक से लक्षण से संबंधित एक वर्ग बनेगा और एक सद्गुण उत्पन्न होगा। एक वर्ग बनेगा और एक सद्गुण उत्पन्न होगा। कौन सा वर्ग बनेगा और कौन सा सद्गुण उत्पन्न होगा, ये आप समझ चुके हैं। बस हमें इसको फिर से लिख देना है। जिसमें इच्छा, जिसमें प्लेटो कहता है कि जिसमें इच्छा या तृष्णा अधिक होगी, वो कौन सा वर्ग बनाएगा? व्यापारी वर्ग बनाएगा या उत्पादक वर्ग बनाएगा। व्यापारी का या उत्पादक का वर्ग बनाएगा। उत्पादक का वर्ग बनाएगा। और इससे संबंधित सद्गुण कौन सा होगा? संयम का सद्गुण होगा। संयम का सद्गुण होगा। और जिसमें भावना या मनोवेग अधिक होगा, ऐसा व्यक्ति किस वर्ग को बनाएगा? सैनिक वर्ग को बनाएगा। सैनिक वर्ग। और इससे संबंधित जो सद्गुण उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? साहस का सद्गुण होगा। साहस का सद्गुण। और जिसमें ज्ञान या बुद्धि, ज्ञान या बुद्धि जिसमें अधिक होगा, ज्ञान या बुद्धि जिसमें अधिक होगा, वो कौन सा वर्ग बनाएगा? दार्शनिक या शासक का वर्ग बनाएगा। दार्शनिक या शासक का वर्ग बनाएगा। और इससे संबंधित सद्गुण जो होगा वो कौन सा होगा? विवेक होगा। विवेक। अब देखते हैं आगे। प्लेटो क्या कहता है? कहता है कि जब ये तीनों सद्गुण, कौन कौन से? संयम, साहस और विवेक। प्लेटो कहता है कि जब इन तीनों सद्गुणों का उचित संयोग होता है तो न्याय रूपी चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है। वो क्या कह रहा है? जब इन तीनों सद्गुणों का उचित संयोग, वो कहता है जब इन तीनों सद्गुणों का उचित संयोग होता है, उचित संयोग होता है, उचित संयोग, तब क्या होता है? न्याय रूपी चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है। न्याय रूपी चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है। वो कहता है कि जब इन तीनों सद्गुणों का उचित संयोग होता है तो न्याय रूपी, वो कहता है कि जब इन तीनों सद्गुणों का उचित संयोग होता है तो न्याय रूपी
चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है। कहता है न्याय रूपी चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है। न्याय कैसे उत्पन्न हुआ? संयम, साहस और विवेक, इन तीनों सद्गुणों का उचित संयोग होने से न्याय रूपी चौथा सद्गुण उत्पन्न हो रहा है। और प्लेटो कहता है कि ये न्याय ही सर्वोच्च सद्गुण है। वो कहता है कि यही न्याय जो है ये सर्वोच्च सद्गुण है। कहता है यही न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। तो इस तरह से प्लेटो ने क्या कहा कि वास्तव में मानव आत्मा के 3 लक्षण हैं और इन 3 लक्षणों के आधार पर 3 वर्ग बनते हैं, एक व्यापारी वर्ग, एक सैनिक वर्ग और एक शासक वर्ग। लेकिन कुल 4 सद्गुण उत्पन्न होते हैं। कौन से? संयम, साहस, विवेक और न्याय। लेकिन न्याय कब उत्पन्न होता है? जब संयम, साहस और विवेक, इन तीनों का उचित संयोग होता है। अर्थात वह कहता है कि जब तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति में जिस प्रकार के लक्षण हैं वो उस तरह के कर्तव्यों को पूरा करता है, तब समाज में न्याय उत्पन्न होता है और वह समाज या वह राज्य आदर्श राज्य बन जाता है। और इसी सिद्धांत को या प्लेटो के न्याय सिद्धांत को E.M. फोस्टर ने न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा है। किसने? E.M. फोस्टर ने। E.M. फोस्टर ने E.M. फोस्टर ने क्या कहा है? इसे न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा है। न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत या आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा है। क्यों कहा है इसको हम बताते हैं आगे। E.M. फोस्टर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को क्या कहा? आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस या न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत। न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत। रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत। ऐसा क्यों कहा E.M. फोस्टर ने? फोस्टर कहते हैं कि जैसे आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट क्या करता है कि वह ईंट, गारा, सरिया, सीमेंट और तमाम चीज़ों को लेकर उनका उचित संयोग करके एक सुंदर भवन बना देता है। जिस स्थान पर दरवाजे लगने चाहिए वहाँ दरवाज़ा लगाता है, जहाँ खिड़की लगनी चाहिए वहाँ खिड़की लगाता है। अर्थात सभी वस्तुओं का उचित संयोग कर देता है और उचित संयोग करके वह एक सुंदर भवन बना देता है। उसी तरह से E.M. फोस्टर कहते हैं कि इसी तरह से न्याय जो है ये वास्तव में आर्किटेक्ट की तरह है, वास्तुकार की तरह से, इंजीनियर की तरह से है। ये संयम, साहस और विवेक, इन तीनों का उचित संयोग करके समाज को आदर्श समाज या आदर्श राज्य बना देता है। अर्थात E.M. फोस्टर ने आर्किटेक्ट किसे माना है? न्याय को माना है। E.M. फोस्टर ने न्याय को आर्किटेक्ट माना है और प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस या न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा है। अब इतना सब समझने के बाद हमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। इस न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं इसको हम देख लेते हैं। इस न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं इसको देख लें। तो वास्तव में पहली विशेषता क्या दिखाई दे रही है
कि यह एक कानूनी संकल्पना नहीं है बल्कि नैतिक संकल्पना है। यह एक नैतिक अवधारणा है। पहली बात आ जाती है, यह एक नैतिक अवधारणा है। यह एक नैतिक अवधारणा है, नैतिक अवधारणा है या नैतिक संकल्पना है। नैतिक अवधारणा कैसे है? क्योंकि प्रत्येक वर्ग अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों को अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, उस पर कोई बाह्य दबाव नहीं है, वह अपनी इच्छा से कर रहा है। जैसा उसका गुण है, जैसा उसका लक्षण है, उसके अनुसार वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है बिना किसी बाह्य दबाव के। अर्थात यह एक नैतिक अवधारणा है। दूसरी बात, जबकि वर्तमान समय में न्याय कैसी अवधारणा है? कानूनी अवधारणा है। आपसे कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो के अनुसार न्याय एक नैतिक अवधारणा है, जबकि वर्तमान समय में यह एक कानूनी अवधारणा है। दूसरी बात इससे क्या स्पष्ट हो रही? दूसरी विशेषता क्या निकल के आती है कि जब समाज में अलग अलग वर्गों के लोग अलग अलग कार्यों को करते हैं तो फिर वो एक विशेष कार्य में ही दक्ष हो जाते हैं। अर्थात इसमें कार्य विशेषीकरण पर बल दिया गया है। जो व्यक्ति सैनिक का कार्य करेगा वो केवल सैनिक का कार्य करेगा, जो व्यापारी का कार्य करेगा वो केवल व्यापारी का कार्य करेगा। अर्थात वो अपने कार्य में दक्ष हो जाएगा, लेकिन वह दूसरे कार्यों को ठीक से नहीं कर सकता। अर्थात इसमें कार्य विशेषीकरण पर बल दिया गया है। कार्य विशेषीकरण पर बल दिया गया है। विशेषीकरण पर बल दिया गया है। तीसरी बात इससे निकल कर आती है, वो क्या आती है? वो यह है कि जब व्यक्ति एक ही कार्य को करेगा और एक कार्य का विशेषज्ञ बन जाएगा तो उसे दूसरे वर्गों या दूसरे व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात एक दूसरे पर आश्रितता और एक दूसरे की आवश्यकता का अनुभव होगा। अर्थात यहाँ सावयवी दृष्टिकोण अपनाया गया है। सावयवी दृष्टिकोण अपनाया गया है। सावयवी दृष्टिकोण अपनाया गया है। अपनाया गया है। तो इस तरह से प्लेटो के न्याय सिद्धांत से ये तीन विशेषताएं मुख्य रूप से निकल के सामने आती हैं। अब हम इस पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लें, क्योंकि लगभग सारी परीक्षाओं में जो शिक्षक वर्ग की हैं उसमें प्लेटो से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है और प्लेटो के न्याय सिद्धांत से भी प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि कभी न्याय सिद्धांत से, कभी शिक्षा योजना से, कभी उसके साम्यवाद से, कभी उसके आदर्श राज्य पे, कभी उसके जीवन परिचय पर और कभी उसकी पुस्तकों पे प्रश्न आते हैं। लेकिन एक या एक से अधिक प्रश्न प्लेटो पर हमेशा आता रहता है और कभी कभी उसी में से प्लेटो के न्याय सिद्धांत पे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो हम कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। ये प्रश्न पूछा गया है राजस्थान लेक्चरर की परीक्षा में 2016 में। हम इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं, एलटी की परीक्षाएं और इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों की जो शिक्षक वर्ग की परीक्षाएं होंगी, इन सब के प्रश्नों को शामिल करते रहेंगे और ये प्रश्न सामान्य रूप से एक दूसरे जगह पूछे जाते रहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है राजस्थान लेक्चरर की परीक्षा में 2016 में। प्रश्न क्या है? प्लेटो के न्याय सिद्धांत को न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत किसने कहा है या कहा है? और चार नाम दिए हैं। किसने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा है? और विकल्प हैं, ए है बार्कर, बी है प्लेटो, सी है कार्ल पापर और डी है ई.एम. फोस्टर। इतना समझ लेने के बाद अब आपके लिए ये प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाता है। ये किसने कहा है प्लेटो के न्याय सिद्धांत को न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत? ई.एम. फोस्टर ने।
E.M. फोस्टर ने इसे न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा है, और आर्किटेक्ट उसने किसे माना है? इसी न्याय को आर्किटेक्ट माना है। ठीक, तो इस तरह से ये प्रश्न। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये सारे प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद। इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। प्रश्न क्या है? प्लेटो द्वारा उल्लेखित सद्गुणों का सही क्रम क्या है? प्लेटो द्वारा उल्लेखित सद्गुणों का सही क्रम क्या है? विकल्प ए है न्याय, संयम, साहस और विवेक। विकल्प बी है विवेक, संयम, साहस और न्याय। और विकल्प सी है संयम, साहस, विवेक और न्याय। और डी है विवेक, न्याय, संयम, साहस। हमने आपको इसे समझाया और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। उसमें क्या देखा था आपने? संयम, साहस, विवेक, ये तीन सद्गुण तीन लक्षणों के आधार पर उत्पन्न होते हैं, और जब इन तीनों का उचित संयोग होता है तब इनका उचित संयोग होने के बाद चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है, वो क्या है? न्याय। तो इस तरह से इन सद्गुणों का सही क्रम जो है वो क्या है? संयम, साहस, विवेक और न्याय। संयम, साहस, विवेक और न्याय। इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। इन सद्गुणों का, प्लेटो ने जो चारों सद्गुणों का उल्लेख किया है, उन चारों सद्गुणों का सही क्रम क्या होगा? संयम, साहस, विवेक और फिर न्याय। अब अगला प्रश्न और देख लें इसके बाद। ये प्रश्न क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है, क्या अर्थ है? और विकल्प ये है, ये आपको यूपी पीसीएस की परीक्षा में जब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था उस समय पूछा गया था 1992 में और 1999 में। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में हमने देखा है कि जो वैकल्पिक विषय में प्रश्न पूछे गए थे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वो कई बार सीधे सीधे आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में एलटी में पूछ लिए जाते हैं। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? विकल्प ए सभी कार्य करना। विकल्प बी अपने निर्धारित कार्य को करना। विकल्प सी दार्शनिक राजा की आज्ञा मानना। और विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस लेक्चर को समझने के बाद आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे और आपने अपना उत्तर भी निर्धारित कर लिया होगा। क्या है? अपने निर्धारित कार्यों को करना, जो उसका कर्तव्य निर्धारित है, जो उसके गुण हैं, जो उसके आत्मा के लक्षण है, उसके आधार पर जो कर्तव्य निर्धारित है उसी को करना ही न्याय है प्लेटो के अनुसार। अब एक प्रश्न और देख लें हम। ये प्रश्न क्या है? प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के कितने लक्षण होते हैं? प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के कितने लक्षण होते हैं? विकल्प ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो आप निश्चित रूप से इसके उत्तर तक पहुंच गए हों कि मानव आत्मा के कितने लक्षण होते हैं? 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? इच्छा, भावना और ज्ञान या बुद्धि। ये 3 लक्षण होते हैं और 3 लक्षणों के आधार पर 4 सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के कितने लक्षण हैं? 3 लक्षण हैं। कौन से? इच्छा, भावना और तीसरा ज्ञान या बुद्धि। अब एक प्रश्न और देख लें। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? बहुत ही आसान हो जाता है ये प्रश्न आपके लिए। विकल्प ए एपोलॉजी, विकल्प बी लॉज, विकल्प सी स्टेट्समैन और विकल्प डी रिपब्लिक। तो उत्तर आप निश्चित रूप से जान रहे हैं, इसका उत्तर क्या होगा? रिपब्लिक। और इसीलिए इसका नाम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का
विस्तार से वर्णन होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, कंसर्निंग जस्टिस या न्याय मीमांसा। तो इस तरह से प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर हमने चर्चा की और कुछ प्रश्नों को भी हमने हल कर लिया है, और निश्चित रूप से आपको आपकी परीक्षाओं की तैयारी में इसका लाभ मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो आगे हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।